Transaction number 4. Transaction 4. Whenever entity issue shares to its employees for their services, देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं 4th नंबर के ट्रांजैक्शन पर कि अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स इशू कर रही है, लिखते हैं whenever an entity agreed to provide shares to its employees, such plan are known as stock option plan. Stock option plan. In case of employee, fair value of service is not available, and hence accounting under this situation will be at fair value of option granted. Fair value of option granted. देखिएगा, एक एम्प्लॉई ने जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, हम उसकी फेयर वैल्यू को एस्टिमेट नहीं कर सकते, और चूंकि फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस अवेलेबल नहीं होगी, तो आप इस सिचुएशन की जो अकाउंटिंग करोगे वो किस पर करोगे? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस पर अकाउंटिंग करोगे। आपने जो ऑप्शन अपने एम्प्लॉई को दिया है, उस ऑप्शन की फेयर वैल्यू पर क्या किया जाएगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, fair value of option must be
given on date of agreement and if fair value of option is not given, then accounting will be at intrinsic value. At intrinsic value. अब देखिएगा, ऑप्शन की फेयर वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए। आप ऑप्शन की फेयर वैल्यू यहां पर नहीं निकालेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन की फेयर वैल्यू दी हुई है तो आप उसी वैल्यू पर अकाउंटिंग करेंगे, और अगर फेयर वैल्यू गिवन नहीं है तो आप जो अकाउंटिंग करोगे वो किस पर करोगे? इंट्रिंसिक वैल्यू पर अकाउंटिंग करोगे। इंट्रिंसिक वैल्यू is equal to market price of stock minus exercise price of stock। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालोगे? आज के दिन की मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक ले लोगे और उसमें से एक्सरसाइज प्राइस को माइनस कर दोगे। जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी, और जो अकाउंटिंग होगी वो केवल किस पर होगी? इंट्रिंसिक वैल्यू पर जाकर होगी। वापस से मेरी बात को सुन लेना। देखिए, एम्प्लॉय के साथ जब ये प्लान लिया जाता है तो चूंकि एम्प्लॉय के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है, और इसीलिए हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस पर करेंगे। यानी हमने अपने एम्प्लॉय को जो ऑप्शन दिया है हम उसकी फेयर वैल्यू पर लेंगे। नाउ अब ये ऑप्शन की फेयर वैल्यू कैसे निकालोगे? आपको नहीं निकालना है, यानी आपको क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन दी जाएगी, और आपको अगर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन नहीं दी हुई है तो फिर अकाउंटिंग फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर न होकर इंट्रिंसिक वैल्यू पर बेस्ड होगी, और इंट्रिंसिक वैल्यू आप इस फॉर्मूले से कंप्यूट करोगे, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। फेयर वैल्यू ऑब्लिक intrinsic value must be identified on date of agreement इसको एक नाम मैं दूंगा ग्रांट डेट। अभी लेटर ऑन हम डेफिनेशंस पर बात करेंगे। तो फेयर वैल्यू ऑब्लिक इंट्रिंसिक वैल्यू मस्ट बी आइडेंटिफाई ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड नेवर बी रिव्यूड लीजिएगा। अब मेरी बात फिर ध्यान से सुनना। आप जो अकाउंटिंग करने वाले हो या तो वो फेयर वैल्यू पर होगी या इंट्रिंसिक वैल्यू पर होगी, और ये दोनों ही वैल्यू आप
किस दिन ढूंढोगे? ग्रांट डेट पर या डेट ऑफ एग्रीमेंट पर ढूंढोगे, और उसके बाद इसे कभी भी रिव्यू नहीं किया जाएगा। रिव्यू करने का मतलब है अगर इन केस कहीं पर भी कोई वैल्यू में चेंज होता है तो इट शुड बी इग्नोर्ड। ठीक है, आपको क्या करना है, उस फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को एक बार ढूंढना है, और वो ढूंढना है डेट ऑफ एग्रीमेंट पर, यानी ग्रांट डेट पर, और उसके बाद कभी भी आपको उसे रिव्यू नहीं करना है। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। चलिएगा पॉइंट नंबर नेक्स्ट। some important terms under this situation. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर हम बात करेंगे जो कि आपकी इस सिचुएशन में काम में आने वाली है। ए, ग्रांट डेट। टर्म नंबर 1 है आपकी ग्रांट डेट। It represent the date on which employer and employees agreed for terms and conditions. It represents the date on which employer and employees agreed for terms and conditions in respect of share based payments. शेयर बेस्ड पेमेंट्स। ग्रांट डेट उस डेट को रिफ्लेक्ट करेगी जिस डेट को एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में इन शेयर बेस्ड पेमेंट्स को लेकर टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्रीमेंट बना था। उस डेट को हम क्या बोलते हैं? ग्रांट डेट बोलते हैं। बी, वेस्टिंग कंडीशन। vesting condition, any condition imposed by employer after satisfying of which employees are entitled to receive shares.
टू रिसीव शेयर्स। वेस्टिंग कंडीशन का मतलब क्या होता है समझिएगा। वेस्टिंग कंडीशन का मतलब है एम्प्लॉयर के द्वारा इम्पोज्ड की गई कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके पूरा होने के बाद ही आपको शेयर्स मिलेंगे। अगर आप वो कंडीशन पूरी नहीं करेंगे तो यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव शेयर्स। और अगर आप वो कंडीशन पूरी कर देते हैं तो फिर उन कंडीशन के पूरा होने पर आपको क्या होगा, अधिकार मिल जाएगा किस चीज का, शेयर्स को पाने का। उस कंडीशन को हम बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशन। वेस्टिंग कंडीशन कैन बी, ये वेस्टिंग कंडीशन हो सकती हैं सर्विस ईयर रिलेटेड, और परफॉर्मेंस रिलेटेड। परफॉर्मेंस रिलेटेड और कैन बी बोथ, both, that is सर्विस प्लस परफॉर्मेंस। लीजिएगा, ये जो वेस्टिंग कंडीशन होती है या तो ये सर्विस ईयर रिलेटेड हो सकती है। व्हाट डज इट मीन, मैंने अपने एम्प्लॉय को ये बोला कि अगर तुम मेरे यहां पर 3 साल तक काम करोगे तो मैं तुम्हें शेयर्स दूंगा। मैंने अपने एम्प्लॉयज को क्या बोला, अगर तुम मेरे यहां पर 3 साल तक काम करोगे, कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट में रहोगे, तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी के शेयर्स दूंगा। ठीक है। या मैंने अपने एम्प्लॉय को क्या बोला, अगर कंपनी का प्रॉफिट या कंपनी की अर्निंग्स 15% हो जाए तो मैं तुम्हें शेयर्स दे दूंगा। या अगर मैं ये बोलूं कि कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन इतना बढ़ जाए, जैसे 1900 यूनिट्स हो जाए, 2500 यूनिट्स हो जाए, तो मैं तुम्हें शेयर्स दे दूंगा। दिस विल बी कॉल्ड परफॉर्मेंस रिलेटेड कंडीशन। या बोथ, दोनों बातें, कि अर्निंग्स इतनी हो जाए और तब तक तुम्हें मेरे बिजनेस में कंटिन्यू भी रहना होगा। क्लियर। तो यानी आप जो कंडीशन इंपोज्ड करोगे वो कंडीशन सर्विस ईयर से रिलेटेड हो सकती है, वो कंडीशन परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो सकती है, या फिर वो कंडीशन दोनों यानी सर्विस एज वेल एज परफॉर्मेंस दोनों से रिलेटेड भी हो सकती है। क्लियर है बिल्कुल। आइए, वेस्टिंग पीरियड the period in which company expect that देखिएगा, वेस्टिंग पीरियड का मतलब क्या है, द पीरियड इन विच कंपनी एक्सपेक्ट दैट
employee will fulfill that condition. Fulfill that condition. देखिएगा, सबसे पहली बात, वेस्टिंग पीरियड जो है वो एक्सपेक्टेड होता है। यानी अब आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशन को लगाया है, तो अब वो परफॉर्मेंस कब पूरा हो जाएगा इस बात का कंपनी को एस्टिमेशन लगाना पड़ता है। तो वो पीरियड जिसमें कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि एम्प्लॉय उस कंडीशन को पूरा कर देगा, उस पीरियड को हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। Expenses will recognize over the vesting period, over the vesting period। अब आपने जो खर्चा एक्सपेक्ट किया है कि इतने सालों तक ये कंडीशन पूरी हो जाएगी, खर्चा उसी दौरान क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। इफ vesting period is not given, then estimate this period according to best for the company। देखिए, नॉर्मली तो आपको वेस्टिंग पीरियड हमेशा गिवन होगा, लेकिन अगर मैं ये मान लूं कि आपको वेस्टिंग पीरियड गिवन नहीं है, तो हमेशा कंपनी के बेस्ट व्यू पॉइंट से बात करेंगे। यानी कंपनी अगर अच्छा सोचती है तो कंपनी कितनी जल्दी अपने टारगेट को अचीव कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मैंने अपने एम्प्लॉय पर अर्निंग बेस्ड कंडीशन लगाई, अब वेस्टिंग पीरियड नहीं दिया, तो बताओ मैं क्या सोचूंगा कि मेरी जो अर्निंग्स हैं, जो मेरी टारगेट अर्निंग्स हैं, वो मुझे देर से मिलनी चाहिए या मुझे जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर किसी क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड आपको नहीं दिया हुआ है, तो आप उसका एस्टिमेट बेस्ट फॉर द कंपनी व्यू पॉइंट से करेंगे। यानी जैसे फॉर एग्जांपल की मैंने बात की कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान दिया है, यानी अगर आप हमारी कंपनी की अर्निंग्स को इतना करा दोगे तो हम आपको शेयर्स देंगे। नाउ पीरियड इज नॉट गिवन, तो बताइए हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट क्या सोचते हैं? आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बेस्ट सोचोगे तो क्या सोचोगे कि कंपनी अपने इस अर्निंग के टारगेट को जल्दी से जल्दी अचीव कर ले या देरी से अचीव करे। तो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हम ये मान के पीरियड आइडेंटिफाई करेंगे कि कंपनी इस टारगेट को क्या करेगी, जल्दी से जल्दी अचीव कर लेगी। ठीक है, उस पीरियड को हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड, और उसी पीरियड को क्या किया जाता है, उसी पीरियड पर खर्चा बुक किया जाता है। वेस्टिंग पीरियड कैन बी रिवाइज्ड if
कंडीशन अलाउ। नॉर्मली तो वेस्टिंग पीरियड कब डिसाइड होगा? इनिशियल स्टेज पर, लेकिन इट कैन बी रिवाइज्ड। अगर आपने कोई कंडीशन ही ऐसी जोड़ी है जिसमें वेस्टिंग पीरियड एक से ज्यादा डिसाइड हो सकते हैं, तो देन वी कैन रिवाइज द वेस्टिंग पीरियड। ये लेटर ऑन मैं आपको सब समझाऊंगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको इन सारी बातों को, जितनी भी डेफिनेशन में ले रहा हूं, वो क्लियर हो जाएंगी। बस अभी पॉइंट टू पॉइंट समझना कि वेस्टिंग पीरियड रिवाइज हो सकता है अगर कंडीशन इस बात को क्या करें, अलाउ करें। तो ये आपके पास थी वेस्टिंग पीरियड। क्लियर है बिल्कुल? नेक्स्ट, डी पॉइंट, एक्सरसाइज प्राइस। द प्राइस पेबल बाय एम्प्लॉइज। The price payable by employees for obtaining shares under share based पेमेंट प्लान। अब देखिएगा, आपने अपने एम्प्लॉय को जो ऑप्शन दिया है, तो उस ऑप्शन में आप उससे अगर कोई प्राइस ले रहे हो तो वो प्राइस क्या कहलाती है? एक्सरसाइज प्राइस कहलाती है। एक्सरसाइज पीरियड the period in which employee can exercise the period in which employee can exercise their option by paying exercise price by paying एक्सरसाइज प्राइस। देखिए, अब ऐसा तो कभी होगा नहीं ना कि आज उसने कंडीशन पूरी की और आज ही आप बोलोगे कि भैया शेयर्स लेने हैं तो आज ही ले। आप उसे एक पीरियड देते हो, आप बाय पेइंग एक्सरसाइज प्राइस आफ्टर fulfillment of vesting condition, after fulfillment of vesting condition। देखिएगा, आपने वेस्टिंग कंडीशन को पूरा कर दिया है। अब उसके बाद कंपनी आपको एक टाइम पीरियड देती है, जिस टाइम पीरियड के दौरान आप कभी भी कंपनी के पास आए, एक्सरसाइज प्राइस का पेमेंट करें और उसके बाद आप क्या करें, आप कंपनीज के शेयर्स को एक्वायर कर सकते हैं। तो जो पीरियड कंपनी आपको अलाउ कर रही है, उस पीरियड को हम बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। नेक्स्ट, एक्सरसाइज डेट। एक्सरसाइज डेट
the date on which employee exercise their rights and obtain shares by paying एक्सरसाइज प्राइस। ये लीजिए, एक्सरसाइज डेट वो डेट होती है जिस डेट पर एम्प्लॉय ने अपने राइट को एक्सरसाइज कर लिया है और अब आज के दिन उसने कंपनी को एक्सरसाइज किया और बदले में क्या ले लिए, शेयर्स ले लिए। उस डेट को हम क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज डेट बोलते हैं। जी, अनवेस्टेड ऑप्शन लेब्स्ड the options that are not vested, that is employees are unable to satisfy vesting condition बहुत ध्यान से सुनना। अनवेस्टेड का मतलब है अभी तक वो वेस्ट ही नहीं हुए हैं, यानी एम्प्लॉय ने अभी तक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है और उससे पहले ही वो ऑप्शन लैप्स हो गए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपको 3 साल का कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट रखना है, लेकिन किसी एम्प्लॉय ने 2 साल बाद ही काम छोड़ दिया। तो देखिएगा, कंडीशन वेस्ट कब होती है, ऑप्शन वेस्ट कब होता है, जब आप उस कंडीशन को पूरा कर दो। लेकिन अगर आप कंडीशन को पूरा ही नहीं करते हो, और अगर आपके पास से वो ऑप्शन लैप्स हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड, vested option lapsed। If employees are unable to exercise their right after satisfying vesting condition,
known as vested option lapsed. vested option lapsed, बहुत ध्यान से सुनना। देखिएगा, ऑप्शन के वेस्ट हो जाने का मतलब है कि आपने उस ऑप्शन के साथ जो कंडीशन अटैच्ड थी वो कंडीशन आपने पूरी कर दी है, लेकिन अब आपने लेने से शेयर मना कर दिया। आप समझ रहे हैं? ऑप्शन वेस्ट हो चुके हैं, यानी जो वेस्टिंग कंडीशन लगाई गई थी वो वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, लेकिन वेस्टिंग कंडीशन के सेटिस्फाई होने के बाद भी अगर एम्प्लॉय ये बोलता है कि नहीं मुझे इस कंपनी के शेयर्स नहीं लेने हैं, तो दिस विल बी कॉल्ड वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। दो बातें हैं ये, अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड और वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। बात को बहुत ध्यान से सुनना। अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड का मतलब है कंडीशन पूरी होने से पहले ही वो लैप्स हो जाए। कंडीशन सेटिस्फाई होने से पहले ही अगर ऑप्शन लैप्स हो जाते हैं तो ये कहलाएंगे अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ये ऑप्शन लैप्स्ड होते हैं तो इन्हें बोला जाता है वेस्टेड ऑप्शन का लैप्स होना। तो देखिएगा कितनी टर्म्स हो गई हमारे पास। ग्रांट डेट, वेस्टिंग कंडीशन, then vesting period, exercise price, exercise period, exercise date, unvested option lapsed और vested option lapsed। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बार बार काम में आएंगी। हाँ जी, तो अब हम अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो हेडिंग डालेंगे आप अकाउंटिंग फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान, बेस्ड पेमेंट प्लान विथ एम्प्लॉइज। यानी एम्प्लॉइज के साथ हमने जो शेयर बेस्ड पेमेंट का एग्रीमेंट किया है, अब उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले स्टेप 1, आइडेंटिफाई वेस्टिंग कंडीशन। आइडेंटिफाई वेस्टिंग कंडीशन imposed by employer। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि जो वेस्टिंग कंडीशन लगाई गई है वो क्या है। सर्विस पीरियड रिलेटेड कंडीशन, सर्विस पीरियड रिलेटेड कंडीशन, और परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशन, परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशन और बोथ, दैट इज
सर्विस पीरियड एंड परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस बेस्ड। तो लीजिए, अकाउंटिंग स्टार्ट करते समय आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है कि एम्प्लॉयर ने क्या वेस्टिंग कंडीशन इम्पोज्ड की हुई है। आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे। सबसे पहले कंडीशन आपको देखनी है। नोट, condition must be imposed, condition must be imposed on grant date। और ये कंडीशन कब इंपोज की जाएगी? ग्रांट डेट पर इंपोज की जाएगी। तो दैट इज योर स्टेप नंबर 1। क्लियर है बिल्कुल? आइएगा स्टेप नंबर 2। आइडेंटिफाई वेस्टिंग पीरियड। Identify vesting period, that is the period in which company expect to satisfy the vesting condition। That is our step number 2। हम वेस्टिंग पीरियड अंडरलाइन कर लेंगे इस टर्म के ऊपर, वेस्टिंग पीरियड। अब आपने जब कंडीशन आइडेंटिफाई कर ली है तो अब ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितना पीरियड कंपनी सोचती है कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो इस कंडीशन को पूरा कर देंगे। उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। नोट, expense should be recognized। Expense should be recognized over vesting period। आपके जो भी एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड होते हैं वो ओवर द वेस्टिंग पीरियड होते हैं। नोट, इफ vesting period is not given clearly, then use best estimate approach। बेस्ट एस्टिमेट अप्रोच। लिसन वेरी केयरफुली। अगर आपको वेस्टिंग पीरियड दिया हुआ नहीं है तो बेस्ट एस्टिमेट अप्रोच काम में लोगे। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि बेस्ट एस्टिमेट अप्रोच क्या होगी। ये मैं लेटर ऑन आपके साथ विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस करूंगा। तो दैट इज योर स्टेप नंबर 2। आपको वेस्टिंग पीरियड को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। चलें आगे, लिखिएगा स्टेप 3।
estimate number of options, estimate number of option expected to be exercised estimate number of options expected to be exercised at the end of each year over the vesting period. That is the most important step. अब हम क्या एस्टिमेट करेंगे? नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू बी एक्सरसाइज्ड क्या होगा, यानी कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सरसाइज किए जाएंगे। और ये बात जो एक्सपेक्टेड है वो आपको एट द एंड ऑफ ईच ईयर देखनी पड़ेगी ओवर द वेस्टिंग पीरियड। व्हाट डज इट मीन? मान लेते हैं ये है ग्रांट डेट, ये तो है हमारी ग्रांट डेट, ठीक है। ये है ईयर 1, ये है ईयर 2 और ये है ईयर 3। नाउ अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। मान लीजिए कंडीशन क्या लगाई गई है, आपके ऊपर कंडीशन लगाई गई है 3 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस की कंडीशन है, ठीक है। 3 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस। अब मैं यहां पर पहुंचा सबसे पहले ईयर 1 के एंड पर, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना। क्या मुझे शेयर्स ईयर 1 पर देने हैं? नहीं। 3 इयर्स एम्प्लॉयमेंट, 3 इयर्स एम्प्लॉयमेंट, 3 इयर्स एम्प्लॉयमेंट। तो मैंने ईयर 1 पर खड़े होकर सोचा, मैंने ईयर 1 पर खड़े होकर सोचा है, क्या सोचा है कि कितने ऐसे एम्प्लॉय होंगे जो इस कंडीशन को पूरा कर देंगे और यहां तक मेरे यहां पर काम करेंगे। ये बात मैंने यहां पर एस्टिमेट की और उसके आधार पर मैंने ईयर 1 का खर्चा निकाल दिया। कैसे निकालेंगे अभी हम उस बात को भी बात करेंगे। उसके बाद आया ईयर 2। बहुत ध्यान से सुनना, ईयर 2 आ गया। क्या आपको आज शेयर देने हैं? नहीं। फिर सोचो, फिर सोचा, क्या सोचा कि अब यहां तक कितने एम्प्लॉय काम करेंगे, यानी कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे जो हमें यहां पर लोगों को देने पड़ेंगे। हमने यहां पर भी सोचा और उस हिसाब से खर्चा बुक कर दिया। यहां है ईयर 3, ईयर 3। आज वेस्टिंग पीरियड का अंतिम ईयर है, तो आज सोचेंगे नहीं, आज एक्चुअल ले लेंगे कि भैया अब एक्चुअल कितने लोगों ने कंडीशन को पूरा कर दिया है। तो मैंने क्या लिखवाया वो बहुत ध्यान से सुनना। एस्टिमेट नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू बी एक्सरसाइज्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर ओवर द वेस्टिंग पीरियड। यानी मैं ओवर द वेस्टिंग पीरियड ये एस्टिमेट करूंगा कि मुझे कितने ऑप्शंस ग्रांट करने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे। तो यहां पर जो बात आपको ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है? नंबर ऑफ ऑप्शंस expected
expected to be exercised. Number of options expected to be exercised is equal to number of employees satisfy वेस्टिंग कंडीशन। सबसे पहले ये देखेंगे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वेस्टिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे इनटू नंबर ऑफ ऑप्शंस टू ईच एम्प्लॉय बहुत ध्यान से सुनना, बस यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी एक्सरसाइज्ड मुझे ढूंढना है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है। और वो कैसे निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यहां पर मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेटिस्फाइंग द वेस्टिंग कंडीशन इनटू नंबर ऑफ ऑप्शंस टू ईच एम्प्लॉय। ईयर 1 पर सोच होगी, ईयर 2 पर भी सोच होगी, लेकिन जो वेस्टिंग पीरियड का लास्ट ईयर होगा वहां पर हमें हमेशा क्या करना है, एक्चुअल डेटा लेना है, क्योंकि आज हमारा जो कंडीशन को पूरा करने का टाइम है वो एंड हो रहा है। तो जितने एक्चुअल एम्प्लॉय होंगे हम उन्हीं को क्या दे देंगे, ऑप्शन दे देंगे। क्लियर बिल्कुल। नंबर ऑफ employees expected to satisfy vesting condition। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कंपनी ने अपनी एम्प्लॉइज को जो वेस्टिंग कंडीशन दी है तो कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इस कंडीशन को पूरा कर देंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है वो इसी चीज की है कि आपको ये ढूंढना है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं जो कंडीशन को पूरा कर पाएंगे। देखिएगा, सिचुएशन ए, whenever in the question information of number of employees left are given, ठीक है। आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट का डेटा दिया हुआ है, तो हम कैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लेंगे टोटल एम्प्लॉइज, इसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल लेफ्ट,
ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में जितने एक्चुअल एम्प्लॉय छोड़कर गए माइनस एक्चुअल लेफ्ट इन करंट ईयर, करंट ईयर में जितने एक्चुअल एम्प्लॉय छोड़कर गए वो हटा देंगे, माइनस एस्टिमेटेड employees will leave in future। ये लीजिए, ये आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू सेटिस्फाई वेस्टिंग कंडीशन आ जाएगा। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लूंगा, उसमें से प्रीवियस ईयर में जितने एम्प्लॉय काम छोड़कर चले गए मैं उनको माइनस कर दूंगा, फिर एक्चुअल जितने एम्प्लॉय करंट ईयर में काम छोड़कर चले गए मैं उनको भी माइनस कर दूंगा, और फ्यूचर के एस्टिमेटेड एम्प्लॉय कि मुझे ऐसा लगता है कि इतने एम्प्लॉय काम छोड़कर चले जाएंगे मैं उनको भी माइनस कर दूंगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु विल सेटिस्फाई द वेस्टिंग कंडीशन कैलकुलेट हो जाएगा। सिचुएशन बी, whenever in the question, whenever in the question departure rate, whenever in the question departure rate is given, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको क्या दी हुई है, डिपार्चर रेट गिवन, डिपार्चर रेट इज गिवन, देखिएगा, अगर या तो हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट का डेटा गिवन होता है या हम क्वेश्चन में डिपार्चर रेट गिवन होती है, ठीक है। अब जरा हम इस डिपार्चर रेट पर बात करते हैं। जो डिपार्चर रेट हमें गिवन होती है या तो वो होती है एनुअल डिपार्चर रेट, एनुअल डिपार्चर रेट, या जो डिपार्चर रेट होती है वो हमारे पास होती है एवरेज डिपार्चर रेट, ठीक है। एनुअल डिपार्चर रेट में एक बहुत जो बेसिक सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है estimate at the end of the year,
estimated at the end of the year. Average departure rate estimated on grant date or during the year. देखिएगा, आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं तब जो सबसे ज्यादा डिफरेंस पॉइंट आता है आपका, वो क्वेश्चन को रीड करके ये बहुत एस्टिमेशन में प्रॉब्लम आती है कि ये एनुअल डिपार्चर रेट है या ये एवरेज डिपार्चर रेट है, और इसकी वजह से आपके एक्सपेंस चेंज हो जाते हैं। अच्छा जी, पहले हम एनुअल और एवरेज का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर इस पर थोड़ा सा चर्चा हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको एनुअल डिपार्चर रेट दी हुई है तो हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज माइनस actual left in previous year minus actual left in current year। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में से दो चीजें माइनस कर देंगे, प्रीवियस ईयर में जितने छोड़कर गए और करंट ईयर में जितने छोड़कर गए। देन दूसरा ब्रैकेट यानी मल्टीप्लीकेशन में 1 माइनस परसेंटेज ऑफ एनुअल रेट for future period, for future period। ये आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू सेटिस्फाई द वेस्टिंग कंडीशन आ जाएगा। अच्छा जी, अगर ये है तो हम क्या करने वाले हैं, number of employees minus actual left in previous year। previous year माइनस कर दोगे और फिर मल्टीप्लीकेशन में 1 माइनस परसेंटेज ऑफ एनुअल रेट फॉर करंट ईयर प्लस या एंड, प्लस मत लिखें आप, एंड फॉर future period and for future period। ये लीजिए, ये मैंने आपको दो चीजें बता दी। अगर क्वेश्चन में आपको डिपार्चर रेट दी गई है तो वो एनुअल डिपार्चर रेट हो सकती है और वो एवरेज डिपार्चर रेट हो सकती है। सर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, कोई बात नहीं। अब जरा अपन थोड़ा सा फंडामेंटली पहले इस बात को लेते हैं, फिर हम आगे चर्चाएं करेंगे और विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस।
अच्छा, मुझे एक बात बताना, सुनेंगे मेरी बात को बहुत ध्यान से। देखिएगा, आपके पास एक्सपेंस निकालने का जो तरीका है वो क्या है। मुझे क्या ढूंढना होता है? मुझे ढूंढना होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी जने, लिखना आप बाद में, मैं आपको आराम से टाइम दे दूंगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज expected to satisfy, expected to satisfy vesting condition। मुझे यही चीज निकालनी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू सेटिस्फाई वेस्टिंग कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ? मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेरी वेस्टिंग कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। आइएगा, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है सोच। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, किसी भी चीज के बारे में आप जब सोचते हैं तो घटना के होने से पहले सोचेंगे या घटना के होने के बाद सोचते हैं? मेरी बात को समझना। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए दिसंबर 2021 का फाइनल एग्जाम दे रहे हैं। अब फाइनल एग्जाम देने से लेकर रिजल्ट तक, रिजल्ट डेट तक, इस दौरान आप क्या करते हैं? एस्टिमेशंस लगाते हैं, हम पास होंगे या फेल। यानी मेरी बात समझ रहे हो? इस दिन तो घटना घटित हो चुकी है, इस दिन तो घटना घटित हो चुकी है, या तो आप पास हो चुके हैं या आप फेल हो चुके हैं। अच्छा, अगर आज के दिन आप पास और फेल का एस्टिमेशन करते हैं आज के दिन, तो क्या आपको लगता है अब वो एस्टिमेशन नेक्स्ट अटेम्प्ट का होगा? नेक्स्ट, यानी जून 22 का होगा। बोलिए एग्री और नॉट। लेकिन अब मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, अगर एस्टिमेशन यहां किया जा रहा है इन बिटवीन द पीरियड, अगर एस्टिमेशन इन बिटवीन द पीरियड किया जा रहा है, तो मुझे जरा बताइएगा, ये जो इन बिटवीन द पीरियड का एस्टिमेशन है, ये यहां पर भी अप्लाई होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना, मैं आपको सिर्फ एक बहुत लॉजिक से पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। आप जब भी एस्टिमेशन करते हैं ना, तो एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन होता है घटना के होने से पहले। अब मैं आपको इसी बात को अपनी इस इंड एज पर अप्लाई करता हूं। यह है 1 अप्रैल 2017 से मान लीजिए 31 मार्च 18। क्लियर मेरी बात? अब मुझे एक बात बताइए, मेरे पास 2 सिचुएशन है। मैं यहां पर डिसाइड करूं एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर, मैं यहां पर डिसाइड करूं
एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर। ठीक है, एस्टिमेट कर रहा हूं। नाउ अब आप मुझे सोचकर बताइए, आप अगर यहां खड़े होकर एस्टिमेशन कर रहे हैं तो क्या वो इस पीरियड का होगा या वो फ्यूचर के पीरियड का होगा? बहुत लॉजिक से हम इस बात को समझना चाह रहे हैं ताकि क्वेश्चंस में कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। मैं फिर आपको बताता हूं, मैं 31 मार्च 18 पर आ चुका हूं, यानी ये साल बीत गया, ये साल बीत गया। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर 2% रहेगी। तो बहुत सीधी सी बात है, अगर मैं एस्टिमेशन करता हूं तो एस्टिमेशन फ्यूचर का होता है। तो व्हाट डज इट मीन, मैं अब आपको क्या बोलूंगा कि भैया यहां तो जो लोग छोड़कर चले गए वेल एंड गुड, वो तो चले ही गए। इस दौरान जो भी लोग लेफ्ट कर गए वो तो कर गए। और अगर मैं आज एस्टिमेशन कर रहा हूं कि फ्यूचर में ये लोग जाएंगे, तो इसका मतलब ये जो परसेंटेज में अप्लाई करूंगा ये फ्यूचर के पीरियड के लिए करूंगा। तो इसका मतलब, मेरी बात आप समझ रहे हो, मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि अगर मैंने एनुअल रेट यहां डिसाइड की है तो इसका मतलब जो साल बीत चुके हैं उनका तो मैं लेफ्ट लूंगा और जो बचा हुआ पीरियड है उन पर मैं परसेंटेज लूंगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? सर आ गई। फिर मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दूंगा, क्वेश्चंस के साथ भी मैं इस बात को डिस्कस करूंगा। आइएगा, अब मैं जरा एक और, यानी यहां पर मेरा रूल क्या बना, देखो मान लो इससे पहले एक और साल बीत चुका है, 16-17 बीत गया, 17-18 बीत गया और 18-19 आने वाला है। तो मैं क्या करूंगा अब समझना, मैंने बोला जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होंगे माइनस 16-17 बीत गया तो एक्चुअल ले लूंगा, माइनस 17-18 बीत गया तो एक्चुअल ले लूंगा। ये तो सारे एक्चुअल आ गए और अब जो बचे उसमें से 2% और छोड़कर जाएंगे। तो यानी मैं यहां पर 1 माइनस 0.02 और कर दूंगा, तो कितना बचा, इंटू 0.98। बताइए क्या मेरी यहां तक की बात सबको समझ आ गई? और यही फॉर्मूला आप देख सकते हैं मैंने सिचुएशन ए में लगाया है। मैंने कहा एट द एंड ऑफ द ईयर अगर एस्टिमेट कर रहा हूं तो एस्टिमेट केवल फ्यूचर के लिए होता है। अब अगर फ्यूचर के लिए एस्टिमेट हो रहा है तो इसका मतलब करंट ईयर बीत चुका है, प्रीवियस ईयर बीत चुका है। जो ईयर बीत चुके हैं उनके लिए किस बात का एस्टिमेशन, उनके लिए तो मैं क्या लूंगा, एक्चुअल काम में लूंगा। आइएगा अब इसी सिचुएशन को मैं चेंज करता हूं, समझेंगे सभी जने अब ध्यान से। अब मैं फिर नई सिचुएशन पर बात करता हूं। ये ईयर है 16-17, ये ईयर है आपका 17-18, और ये भविष्य है आपका 18-19। समझना मैं आपको क्या बोल रहा हूं,
ड्यूरिंग 1718 departure rate estimated 2%. एनुअली, दोनों पॉइंट में डिफरेंस समझिए। अब मेरा ये ईयर एंड नहीं हुआ है, मैंने इस ईयर के एंड होने से पहले, यानी ड्यूरिंग द मानू या मैं इस पीरियड के बिगनिंग में मान लू, ड्यूरिंग द मानू या इस पीरियड के बिगनिंग में मानू, तो मुझे बताइए अब आपने जो सोचा है वो किसके किसके लिए सोचा होगा। मैं आपको फिर वही लाइन बोल रहा हूं, सोचा हमेशा आगे के लिए जाता है जब तक वो घटना की डेट ना आ जाए। बताइए, मैंने 17-18 में सोचा 2% लोग जाएंगे, क्या 16-17 की घटना अभी होना बाकी है? नहीं, यहां तो लोग एक्चुअल पता लग चुका है, मुझे पता लग चुका है कि एक्चुअल लेफ्ट इतने हैं, लेकिन अभी 17-18 का एंड नहीं आया, इसकी पूरी घटना घटित नहीं हुई है। आप समझ रहे हैं? जब तक ईयर की घटना घटित नहीं हो गई मैं उसके बारे में सोच सकता हूं। रिजल्ट आने से पहले कभी भी आप उस रिजल्ट के लिए सोच सकते हो। आप सोच के देखो, दिसंबर का रिजल्ट आना बाकी है और आप बोल रहे हो यार जून में देखेंगे कि पास होगा कि नहीं। क्या लॉजिक है? पहली सोच तो नियरेस्ट होगी ना कि भैया दिसंबर में पास होगा कि नहीं। हाँ, दिसंबर की घटना घटित हो गई तो सोचूंगा कि अब 22 में क्या होगा, जून में। तो बताइए आपको अब क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? क्या यहां पर घटना घटित हो गई? घटित हो गई तो एक्चुअल लूंगा, एस्टिमेशन का कोई काम नहीं है। क्या ये घटना पूरी हो चुकी है? क्या ये घटना पूरी हो चुकी है? नहीं, ईयर एंड नहीं आया है, मैंने इन बिटवीन द पीरियड ही एस्टिमेशन लगा लिया। तो अब मेरा फॉर्मूला इस तरह से चलेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज माइनस एक्चुअल लेफ्ट इन 16-17, क्योंकि घटना घटित हो गई, कोई एस्टिमेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी 2 साल बाकी हैं, 17-18 और 18-19। एस्टिमेशन है कि 2% लोग एनुअली छोड़कर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं ये बोलूंगा अब जितने एम्प्लॉय बचे उसका 0.98, ये तो यहां तक बचेंगे 17-18 में, फिर इसमें भी 2 जाएंगे तो उसका भी इंटू 0.98। This will be called average departure rate situation. This will be called average rate of departure. बताइएगा, जितने भी क्वेश्चन डिपार्चर रेट के आएंगे आपको बस वही ध्यान देना है, क्या वो डिपार्चर रेट एनुअल की तरह से यूज हो रही है या वो एवरेज की तरह से यूज हो रही है। एनुअल की तरह से यूज हो रही है तो केवल फ्यूचर पर अप्लाई होगी, लेकिन अगर एवरेज की तरह से यूज हो रही है तो करंट ईयर पर भी अप्लाई होगी और फ्यूचर पर भी अप्लाई होगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस करते समय। बेसिकली जब डिपार्चर रेट गिवन है तो एनुअल रेट और एवरेज रेट, और इस बात को मैंने आपको 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझा दिया है। अगर ईयर एंड पर एस्टिमेट कर रहा हूं तो एस्टिमेशन फ्यूचर के लिए होता है,
कभी भी आप ये ध्यान रखना, करंट ईयर जब तक चल रहा है तभी तक उसका एस्टिमेशन पॉसिबल है। अगर ईयर एंड पर आ चुके हो और एस्टिमेशन कर रहे हो तो ये हमेशा फ्यूचर के लिए होगा। लेकिन आपने ईयर एंड आने से पहले एस्टिमेशन कर लिया या आपने बिगनिंग ऑफ द पीरियड एस्टिमेशन कर लिया तो यही रेट एवरेज रेट बन जाती है। तो चूंकि अभी तक करंट ईयर भी एंड नहीं हुआ है तो मैं यहां पर भी डिपार्चर रेट का यूज करूंगा और उसी आधार पर मैं खर्चा क्या करूंगा, बुक करूंगा। बताइए क्या अब कोई क्वेरी आपको लेनी है? बिल्कुल, अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आपको हर एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी। देखिएगा, तो एक समराइज चार्ट हमारा अगर मैं लिखूं तो क्या हो गया, इफ departure rate is given at the end of the period, at the end of the period, तो considered as annual rate of departure. Considered as annual rate of departure and apply for future period. ये बना रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2, if departure rate is estimated at beginning if departure rate is estimated at beginning or during the period, considered as average rate of departure. Average rate of departure and apply
for current period and for future period. लीजिएगा, considered as average rate of departure and apply for current period as well as for future period. तो अब मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर क्वेश्चन में एनुअल रेट आती है या अगर क्वेश्चन में आपके पास एवरेज रेट आती है तो आप उसे कैसे अप्लाई करेंगे। क्लियर है बिल्कुल। तो जो डिपार्चर रेट की सिचुएशन है वो इस तरह से डील होगी। लिखे नोट, sometimes percentage of employees oblique options sometimes percentage of employees or options which will satisfying condition is given directly then use such percentage directly। देखिएगा, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, थोड़ा सा इस स्टेप को समझने में समय लगेगा कि आपको नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी एक्सरसाइज्ड ढूंढने हैं ओवर द वेस्टिंग पीरियड और उस ओवर द वेस्टिंग पीरियड पर खर्चा रिकॉग्नाइज करना है। और इस ओवर द वेस्टिंग पीरियड में ध्यान क्या रखना है, ईयर 1 अगर मान लीजिए 3 इयर्स का पीरियड है फॉर द कंडीशन, तो फर्स्ट ईयर के एंड में सोच, सेकेंड ईयर के एंड में सोच, बट वेस्टिंग पीरियड का जो लास्ट ईयर होगा वहां पर आप हमेशा एक्चुअल पीरियड को ही क्या करोगे, कंसीडर करोगे। दैट इज योर स्टेप नंबर 3। आइएगा स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट annual expenses, calculate annual expenses by applying following formula, number of options expected to be exercised into fair value of option divided by total vesting period multiply by
वेस्टिंग पीरियड एक्सपायर्ड, और इसमें से माइनस करेंगे एक्सपेंसेस ऑलरेडी recognized in previous periods. लीजिए, ये आपका फॉर्मूला है कैलकुलेट एनुअल एक्सपेंसेस। एनुअल एक्सपेंसेस निकालेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारे एनुअल एक्सपेंसेस। या फिर अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो इसी फॉर्मूले में फेयर वैल्यू को किससे रिप्लेस कर देंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो नोट डाल दीजिए, इफ फेयर वैल्यू of option is not given, of option is not given, then use intrinsic value, use इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले में फेयर वैल्यू की जगह पर क्या रख देंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू को रखकर अपने एनुअल एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लेंगे ओवर द वेस्टिंग पीरियड। नाउ स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, पास necessary journal entries under दिस प्लान। उसके बाद इस प्लान में हम कुछ जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ये लीजिएगा, ये हमारे पास प्लान की स्टेप्स हो गई। एंट्रीज भी हम लिखेंगे, बट एक बार हम फटाफट से इन स्टेप्स को वापस से रिवाइज करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले वेस्टिंग कंडीशन देखो कि आपके ऊपर यानी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय पर क्या कंडीशन इंपोस्ट की है। क्या वो सर्विस पीरियड की कंडीशन है, क्या वो परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशन है, या वो दोनों को इनबिल्ट करके है। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद वेस्टिंग पीरियड आइडेंटिफाई करो। वेस्टिंग पीरियड का मतलब हो गया कि कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है कि हमारे एम्प्लॉइज इतने समय में उस कंडीशन को पूरा कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस जो रिकॉग्नाइज किए जाएंगे वो वेस्टिंग पीरियड के अकॉर्डिंग ही रिकॉग्नाइज होंगे। अगर पीरियड गिवन नहीं है तो बेस्ट एस्टिमेट अप्रोच काम में लोगे। अब उसके बाद ये एस्टिमेट करो कि हमें कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस देने पड़ेंगे। इस बात के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आपने ग्रांट डेट पर जो कंडीशन इंपोज की है उसके अकॉर्डिंग हर ईयर के अंत में सोचना है। जो एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज होंगे वो ईयर एंड पर होंगे, तो आपको हर ईयर के एंड पर सोचना है। पहले ईयर पर जब हम पहुंचे तो ये सोचेंगे कि हमें ईयर 3 में कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस देने पड़ेंगे। फिर हम ईयर 2 पर पहुंचेंगे तो दोबारा सोचेंगे कि अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस अब हमें कितने लोगों को ईयर 3 में शेयर्स देने पड़ेंगे। और फिर जब हम ईयर 3 पर पहुंचेंगे तो हम एक्चुअल डेटा को कंपेयर करेंगे कि हाँ अब हमें एक्चुअली कितने लोगों को देना पड़ेगा, और ये उसका फॉर्मूला है। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को ढूंढने के 2 तरीके हैं।
सबसे पहले एम्प्लॉइज लेफ्ट की इंफॉर्मेशन हो सकती है आपके पास, या फिर आपके पास डिपार्चर रेट की इंफॉर्मेशन हो सकती है। हम उस अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। प्रीवियस ईयर का एक्चुअल, करंट ईयर का एक्चुअल, फ्यूचर का एस्टिमेटेड। एक्चुअल प्रीवियस ईयर का, एक्चुअल करंट ईयर का, और फ्यूचर के लिए 1 माइनस डिपार्चर रेट को आप अप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और हमारे पास ओवर द वेस्टिंग पीरियड एनुअल एक्सपेंसेस का अमाउंट आता जाएगा। आफ्टर दैट हमें कुछ जर्नल एंट्रीज इस प्लान में करनी होगी। जब हमने सारे खर्चे निकाल लिए तो अब हम इस प्लान में क्या डालेंगे, अपनी जर्नल एंट्रीज डालेंगे। जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज अंडर इक्विटी सेटल्ड प्लान, इक्विटी सेटल्ड प्लान। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज की अंडर इक्विटी सेटल्ड प्लान। सबसे पहले है एंट्री फॉर एक्सपेंस, एंट्री फॉर एक्सपेंस। एम्प्लॉइज बेनिफिट ऑब्लिक कंपनसेशन, डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट सबसे पहले एक्सपेंस की एंट्री हो जाएगी, बीइंग एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड, बीइंग एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड। ये लीजिए, हमारे पास खर्चों को रिकॉर्ड करने की एंट्री हो गई। एक्सपेंसेस अल्टीमेटली कहां ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंस, ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंसेस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खर्चों को कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, P&L अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, खर्चों को ट्रांसफर करने की एंट्री लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज एक्सपेंस अकाउंट, एम्प्लॉइज एक्सपेंस अकाउंट। आप यहां बेनिफिट की जगह एक्सपेंस टर्म भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस खर्चे को कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, P&L में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। whenever expense of
any year represent negative value मान लीजिए कि कोई भी जो खर्चा है वो किसी पर्टिकुलर ईयर में आपका क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो एंट्री क्या डालेंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। अगर किसी भी खर्चे में नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव कब आएगा, जब हमने प्रीवियस में खर्चा बहुत ज्यादा बुक कर दिया है, जबकि इस पर्टिकुलर ईयर तक हमारा खर्चा कम होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर ईयर तक यानी सेकेंड ईयर तक मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा खर्चा 1 लाख होना चाहिए था, जबकि ड्यू टू द एस्टिमेशन इन ईयर 1 मैंने ईयर 1 में ही खर्चा 1,20 लिख दिया है। तो इससे मेरा खर्चा नेगेटिव चला जाएगा। नेगेटिव जाने का मतलब है खर्चे को हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, और अपनी लाइबिलिटी को हमने कैंसिल कर दिया। पॉइंट नंबर 4, when exercise price received तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट, जैसे ही आपको एक्सरसाइज प्राइस रिसीव होगी आप ये एंट्री डाल देंगे। when shares are issued, अब हम जब शेयर्स इशू करेंगे तो शेयर इशू करने की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट। शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये शेयर इशू करने की एंट्री हो जाएगी। एंट्री फॉर वेस्टेड ऑप्शन लेप्स्ड। अगर हमारे ऑप्शन वेस्ट हो चुके हैं और उसके बाद एम्प्लॉई शेयर्स लेने से मना कर देते हैं, तो हमारे जो वेस्टेड ऑप्शन लेप्स्ड होंगे उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। उनका जो खर्चा बुक किया है उस खर्चे को हम कैंसिल करेंगे और जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे।
तो ये हो जाएगी एंट्री फॉर वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड, एंट्री फॉर अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। देखिएगा, अगर आपके कोई भी अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड होते हैं तो उसकी आपको सेपरेटली कोई एंट्री नहीं डालनी है। देयर विल बी नो एंट्री फॉर अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। तो ये आपके पास जर्नल एंट्रीज बनती हैं इक्विटी सेटल्ड प्लान के लिए। खर्चा रिकॉर्ड करेंगे हर साल, खर्चे को P&L में डालेंगे। जब एक्सरसाइज करने का टाइम आएगा तो एक्सरसाइज प्राइस रिसीव होगी, उनको शेयर्स इशू करेंगे। अगर कोई वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड हो गए हैं तो उन वेस्टेड ऑप्शन लैप्स की एंट्री डालेंगे, लेकिन अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स की कोई एंट्री आपको नहीं डालनी है। क्लियर? हाउ टू कैलकुलेट amount of security premium, amount of security premium, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले हमने जो एक्सरसाइज प्राइस रिसीव की है वो ले लेंगे, प्लस वैल्यू एट विच एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड, एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड, यानी या तो फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू। हमने जिस भी वैल्यू पर खर्चा रिकॉर्ड किया है वो ले लेंगे। तो ये आपके पास आएगा टोटल। ठीक है, ये बेसिकली एक शेयर की मार्केट प्राइस आ जाती है। भाई इतना हमने लोगों से लिया, बहुत ध्यान से सुनना, और इतने का मैंने खर्चा माना। आप समझ के देखिएगा मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि मान लो एक कंपनी के शेयर के बदले में मैं उनसे 20 रुपए तो रिकवर कर रहा हूं और 15 रुपए का खर्चा बुक कर रहा हूं। तो व्हाट डज इट मीन, मेरे उस शेयर की टोटल वर्थ 35 हुई कि नहीं हुई? लिसन अगेन, मैंने लोगों से यानी एम्प्लॉइज से 20 रुपए तो एक्सरसाइज प्राइस के लिए, और मैंने अपना खर्चा अज्यूम किया 15 का, क्योंकि मैंने खर्चा जो रिकॉर्ड किया वो 15 किया। तो व्हाट डज इट मीन कि मेरे शेयर की टोटल वर्थ 35 है। अब इस टोटल वर्थ में से माइनस कर दूंगा फेस वैल्यू पर शेयर, फेस वैल्यू पर शेयर। तो जैसे ही फेस वैल्यू माइनस करूंगा तो जो रिमेनिंग बचेगा दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। ये मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा। लीजिएगा, इस तरीके से आपको क्या निकालना है, जर्नल एंट्री करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, या नॉमिनल वैल्यू। क्लियर है बिल्कुल? तो ये सारी अकाउंटिंग एंट्री हमारी किसमें होंगी? इक्विटी सेटल्ड प्लान में हमारे पास ये सारी एंट्रियां होंगी। आपसे लेजर अकाउंट मांग सकता है, तो लेजर अकाउंट में बेसिकली दो अकाउंट आपसे बनवाए जा सकते हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। एक तो आपसे बनवाया जा सकता है लेजर अकाउंट्स में लेजर अकाउंट्स,
लेजर अकाउंट्स में पहला अकाउंट तो बनवाया जा सकता है एम्प्लॉइज एक्सपेंस का, और दूसरा अकाउंट आपसे बनवाया जा सकता है शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। ये दो लेजर अकाउंट भी आपसे बनवाए